नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। आज न्यूज़ोपीडिया में हम बात करेंगे उस बिजनेसमैन की जिसकी छवि सिर्फ बिजनेसमैन के रूप में नहीं उभरी है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर उभरी जो देश के हित के लिए बहुत कुछ जिसने किया। जब लोगों को जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति भगवान की तरह उसके समकक्ष आकर के खड़ा हुआ। आज हम जिक्र करने वाले हैं रतन टाटा की। दुनिया के किसी भी हिस्से को आप उठाएंगे तो आपको टाटा का ब्रांड जरूर नजर आएगा। टाटा मोटर्स, बहुत सारी गाड़ियां हैं। फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो विस्तारा और अब एयर इंडिया। होटल्स में रुकते हैं तो ताज होटल। कपड़े जो आप पहनते हैं वो टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। ज्वेलरी तनिष्क। चाय पीते हैं टाटा टी। नमक जिसका इस्तेमाल आप करते हैं टाटा सॉल्ट। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा पावर, बहुत सारी यानी 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंदर है। तो हैरानी की बात नहीं कि आज टाटा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल कंपनीज में से एक है। लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ, इसे 200 साल का समय लगा। 200 साल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे पुराने बिजनेस फैमिली की कहानी की। क्या है राज टाटा का? ये कहानी शुरू होती है साल 1822 से, एग्जैक्टली 200 साल पहले। गुजरात के एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसर वांजी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहे, बेचैनी उन्हें थी कुछ बड़ा करने की। कहते हैं कि अपने गांव में एक लौते ऐसे आदमी थे जो बहुत ऐसा फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। उनका मानना था कि उनकी डेस्टिनी, उनके भाग्य में ये लिखा है। इसी वजह से सिर्फ 20 साल की उम्र में वो गांव छोड़ करके मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं और बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। इनकी एक बीवी थी और एक बच्चा था। सिर्फ 17-18 साल में इनका बच्चा भी हो गया था। पूरी फैमिली को लेकर के मुंबई शिफ्ट हो गए और कॉटन ट्रेड से वो काफी आकर्षित थे। देखते ही देखते बहुत जल्दी अपने खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस से चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता वो अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देते। वो बच्चे की पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को अच्छा एजुकेशन दिया, इंग्लिश में एजुकेशन दिया। उनका जो कॉटन का बिजनेस था वो अच्छा चल रहा था और जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए तो उनके पिता ने ये निर्णय लिया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज दिया जाए। अभी के ज़माने में भले ही आम बात है कि कोई बिजनेसमैन दूसरे देश अपने बेटे को भेजे, अपने बच्चे को भेजे, लेकिन ये साल 1859 था। एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में 55 साल अभी भी बाकी थे और उन दिनों में बहुत लंबा जहाज से सफर तय करना पड़ता था। 1859 में जमशेद जी जब सिर्फ 20 साल के थे तो उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर के एक ऑफिस सेटअप कीजिए। जमशेद जी अकेले नहीं थे, उनकी शादी हो चुकी थी, उनकी बीवी थी और बच्चा था। ये आसान डिसीजन नहीं था अपने पूरे परिवार के साथ किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना, वहां पर बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में बहुत उत्साह था और पिता से मिला था, वो सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे काम किया। इंडिया में बहुत सारे कॉटन मिल्स खोले। इसके साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत उन्होंने की और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल उन्होंने खोला। ये एक्चुअली भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली आती थी। जी, ये होटल था ताज होटल, मुंबई का द ताज महल होटल। आज तक इंडिया के ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में आता है। 1904 में जब उनका देहांत हुआ तो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ के गए जिसे आज तक मैच करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ बिजनेस के सेंस में नहीं है, आज के जमाने में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना कॉमन है, लेकिन ढेरों ऐसे बिजनेस है जो पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन जमशेद जी ने एक ऐसी लेगेसी बनाई जिसमें एथिक्स था। उस जमाने में रेसिज्म बहुत था। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल ही खोल पाए, लेकिन उनके बाकी 3 जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे उस पर काम उस वक्त शुरू हो चुका था देहांत से पहले। बाद में उनके बेटे थे दोरारजी टाटा, जिन्होंने ये देखा कि उनके बाकी 3 सपने भी पूरे हो। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट तैयार हो चुका था, स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बना। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया गया ब्रिटिश टैंक्स को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए। और बड़ा फेमस एक स्टेटमेंट है
ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कही थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील सेव्ड अस, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम भी जब गिरते थे टैंक्स पर तो टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे। इसके बाद टाटा स्टील नाम और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तब तक टाटा की अच्छी रेपुटेशन बन चुकी थी और साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन गया कि 14 अलग अलग उसके अंदर कंपनीज थी। लेकिन ये एक शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी की एक्टिविटी को संभाला 1938 तक, जिसके बाद उनके एक दूर के भाई जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर किया। उन्हें शॉर्ट में जेआरडी टाटा के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे नौजवान जिनके बहुत बड़े बड़े सपने थे। जेआरडी टाटा फ्रांस में ही पले बढ़े थे और पायलट भी थे। उन्हें बहुत ज्यादा पैशन था फ्लाइंग का और इसी वजह से उन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना की, जिसे बाद में रीनेम किया गया, जिसे कहा गया एयर इंडिया। एयर इंडिया की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये कहानी है टाटा स्टील की, ये कहानी है टाटा की। ये सारी कहानी स्वतंत्रता से पहले की। 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। उन दिनों सोशलिज्म का ज़माना था। फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद सब कहीं ना कहीं देश को आज़ाद करने में लगे थे। उस समय जवाहरलाल नेहरू की जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी वो बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन सरकार ने टाटा एयरलाइंस को भी नेशनलाइज कर दिया। जेआरडी टाटा का दिल टूट गया। लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। नेहरू सरकार ने नेशनलाइजेशन के बाद जेआरडी टाटा को ऑफर किया कि वो आकर के एयर इंडिया को लीड करे और जेआरडी टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को स्वीकार किया। यही वजह है कि 1970s 80s में एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइंस माना गया। इसके बाद जेआरडी ने कई और सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपैंड किया। 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट पटरी पर चलने वाला लोकोमोटिव इंजन्स। 1968 में इन्होंने टाटा कंसल्टेंसीज की शुरुआत की, टीसीएस की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डेटास प्रोवाइड करते थे। आज के दिन टीसीएस देश का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे बिजनेस की शुरुआत हुई। जेआरडी टाटा 52 इयर्स के लिए चेयरमैन रहे और इसी बीच टाटा के अंडर 95 कंपनीज हो चुके थे। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोली एक एक्ट पास किया जिसका असर टाटा ग्रुप पर पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पसेस में था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बने कि हर चीज में उसकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल्स पास होने के बावजूद जेआरडी टाटा के अंदर टाटा ग्रुप को और बड़ा बनाने का सपना था। उन्होंने जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्सिडरीज बढ़ी टाटा ग्रुप के अंदर, टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जा रहे थे। ऐसा करने से नई कंपनीज मोनोपोली नहीं बन पा रही थी और ओवर दी टाइम ये अप्रोच एक्चुअली बिजनेस के लिए एक खराब अप्रोच साबित हुआ। और अब जमाना आया रतन टाटा का। रतन टाटा वैसे तो साल 1962 से फैमिली बिजनेस पर काम कर रहे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को के असाइनमेंट दी गए। रतन टाटा ने कहा कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करते हैं। अगर नेल्को को रिवाइव करना है तो नई टेक्नोलॉजीज लगानी पड़ेगी, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 3 साल के अंदर अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गया। 1975 तक नेल्को का मार्केट शेयर 20% पर पहुंच गया। इसी समय इमरजेंसी लागू की गई। इससे नेल्को के बिजनेस पर असर जरूर पड़ा, जिसकी वजह से उसे बंद करना पड़ा। इस समय तक लोगों को लग गया कि रतन टाटा केपेबल है। 1991 में उन्हें अनाउंस किया गया एज अ सक्सेसर ऑफ जेडीआर टाटा और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। 1991 वो साल था जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। अचानक इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को छोड़ा और कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ बढ़ने लग गए। कहा जाता है कि उस समय इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का इकलौता एक तरीका था। टाटा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो रतन टाटा ने बिल्कुल उल्टा उसका किया जो जेआरडी टाटा ने किया। उन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू किया सारे टाटा ग्रुप्स के सब्सिडरीज में, ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को ना खरीद पाए। और ये डिसीजन बहुत सक्सेसफुल रहा। ना केवल टाटा ग्रुप बचा बल्कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज को भी एक्वायर करना शुरू किया। इंग्लैंड में एक टेटली टी कंपनी होती थी, $12 बिलियन में टाटा ने खरीदा। यूरोप में एक स्टील जायंट था कोरस, टाटा ने खरीद लिया। एक और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी जैगुआर और लैंड रोवर के कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात की जा रही थी इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले।
जैगवार और लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर थे, लेकिन इस कंपनी के वर्कर्स ने टाटा को चुना। ये एक लग्जरी ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो ग्रास रूट के जो उनके कस्टमर थे उनको भूल गए। कहा जाता है कि एक बार रतन टाटा ने एक फैमिली को स्कूटर पे देखा बैठे हुए और बारिश का मौसम था, बड़ी मुश्किल से वो फैमिली मैनेज कर रही थी। 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च की और लॉन्च करते हुए ये कहानी उन्होंने सुनाई थी। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनका जो कोर फिलॉसफी है वो है सोशल अपलिफ्टमेंट, यानी लोअर मिडिल क्लास को वो एक मौका देना चाहते थे कि वो गाड़ियां ओन कर सके। दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी लखटकिया कार भी कहते थे। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस टाटा ने खोले जो टाटा ने अपने नाम पर नहीं रखे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नागपुर में, जो कॉटन मिल जिससे उनके फोरफादर की शुरुआत हुई। ताज होटल जो ब्रांड है उसमें टाटा का नाम कहीं नहीं आता। जमशेदपुर जो शहर है, जो जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया था, वो टाटा ने खुद से नहीं रखा, बल्कि जो ब्रिटिश वाइसरॉय जो थे उन्होंने ये नाम रखा था, यानी जमशेदपुर। तो ये जो है दिलचस्प कहानी है टाटा ग्रुप की, और रतन टाटा का योगदान टाटा को बनाने में बहुत ज़्यादा रहा। और इससे इतर सोशलिज्म में वो बहुत विश्वास करते थे। सोशल प्लेटफॉर्म यानी सोशल अपलिफ्टमेंट में उनका यकीन बहुत ज़्यादा था, और यही वजह है कि रतन टाटा का नाम कोई भी सुने पब्लिक फोरम पे, सोशल फोरम पे, जब भी रतन टाटा को कोई भी उल्टा सीधा कह दे तो ये जो देश की जनता है वो रतन टाटा के मान को बचाने में हमेशा जुट जाती है। तो रतन टाटा के जन्मदिन के मौके पर पूरे टाटा की लेगेसी की कहानी मैंने आपको सुनाई। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल यानी न्यूज़ोपीडिया को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।